हाय एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का कैप्सूल। फटाफट से एक कैप्सूल लेते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसको दूर करते हैं। तो कैप्सूल का मतलब है आपको एक 500 mg की गोली खानी है और अपने सारे डाउट को क्लियर करना है। तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? जिस मकान से, जिस दुकान से, जिस प्लॉट से, जिस फ्लैट से आपको किराया मिल रहा है, यानी आपकी रेंटल इनकम हो रही है, वो टैक्सेबल होती है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में। तो चलिए एक एक करके एक एक बातें पढ़ते हैं और अपने कैप्सूल को अंदर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एनुअल वैल्यू ऑफ रेंट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड रिलेटेड टू बिल्डिंग, यानी कि आपके घर के आगे जो आपका आंगन, जो आपका फड़ खाली पड़ा है, उसको भी अगर आपने किराए पर दिया है तो वो भी रेंटल इनकम मानी जाएगी। आपने किसी ठेली वाले को अपने घर के आगे अगर खड़ा रहने के लिए किराया लिया है तो वो भी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो किराए वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। दूसरा पॉइंट कहता है असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच बिल्डिंग। एक असेसी की, एक टैक्स पेयर की इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी तभी निकलेगी जब वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा। किराया हाथ में तो कोई भी ले ले, खाते में तो कोई भी ले ले, जब तक आप उस बिल्डिंग के ओनर नहीं हो तब तक आपकी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग और पोर्शन ऑफ इट लेट आउट फॉर बिजनेस शैल ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जो बिल्डिंग या फिर उसका हिस्सा आपने किराए पे दिया है किसी को बिजनेस करने के लिए, तो वो भी आपकी दुकान से किराया आया, वो भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। फोर्थ पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, बट बिल्डिंग और पोर्शन ऑफ इट यूज्ड फॉर प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ ओनर। आपने अपनी दुकान, अपने घर को अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन में ही यूज कर लिया तो आपकी कोई भी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं निकाली जाएगी। शैल बी टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। तो पीजीबीपी में क्या होगा? जो भी आपने अपने बिल्डिंग में खर्चा किया वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, अनसेपरेबल कंपोजिट रेंट शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। यानी कि ये आपका जो अनसेपरेबल कंपोजिट रेंट होता है ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता। ये कहां पे टैक्सेबल होता है? आपका पीजीबीपी में। ठीक है। तो अनसेपरेबल कंपोजिट रेंट आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है? ऑल द एक्सपेंस ऑन प्रॉपर्टी यूज इन ऑन बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जिस बिल्डिंग को आपने खुद के बिजनेस में यूज किया उसमें कुछ खर्चा हुआ, म्युनिसिपल टैक्स पे किया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे किया, तो वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। फिफ्थ पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, जो किराया अनसेपरेबल है जिसको आप छाट नहीं सकते वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, वो आपका पीजीबीपी में जाएगा। जैसे जो होटल के कमरे किराए पर चढ़ते हैं वो आपके पीजीबीपी में जाते हैं। एनी लॉस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी डिडक्टेड। आपका जो मकान, आपकी जो बिल्डिंग किसी कारणवश पूरे साल में खाली रही तो जो लॉस ड्यू टू वैकेंसी हुआ आप उसको माइनस कर सकते हो। मंथली किराए को मल्टीप्लाई करना, जितने भी महीने आपकी बिल्डिंग खाली रही और उसको आप अपनी इनकम में से माइनस कर लेना। 8 पॉइंट, पार्टली लेट आउट, पार्टली वैकेंट या फिर
partly let out or partly self-occupied property shall be split during the year and hence income under the head house property shall be computed। कभी कभी ऐसा होता है, आपने किराया जो आपका घर है वो कुछ साल यानी कि कुछ साल में कुछ दिन किराए पे दिया और कुछ दिन आप उसमें खुद रहे, तो प्रोपोर्शनेट इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो फॉर्मेट क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने का? पर्टिकुलर्स, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ये ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है अभी हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ले लेना। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर यानी कि आपके ओनर। तो मतलब क्या निकला, जो म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने एक्चुअली पे किया, ड्यू बेसिस पर म्युनिसिपल टैक्स की छूट नहीं मिलेगी, उसको माइनस कर लेना। उसके बाद जो आपका सम आएगा वो है आपका NAV, नेट एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से आपको डिडक्शन मिलेगी, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30% की। 30% किसका निकालेंगे हम? NAV का। और जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है बोरोड कैपिटल पे उसको भी आप फुल्ली माइनस कर सकते हो, कोई भी अमाउंट माइनस कर सकते हो। पर अगर वो प्रॉपर्टी आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे एक अमाउंट फिक्स हो जाता है कि उसी की छूट मिलेगी, उससे ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अभी हम देखेंगे। फिलहाल आप फॉर्मेट देखिए, GAV माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड, चाहे आपने पिछले साल के पे की हो चाहे आपने इस साल के पे की हो, आपको छूट मिल जाएगी, बट इट मस्ट बी एक्चुअली पेड। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30% की। उसके बाद इंटरेस्ट की छूट आप माइनस कर लेना और जो आपका सम आएगा वो होगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कुछ नोट। म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय ओनर ओनली, ओनर पे करेगा तो ही छूट मिलेगी, टेनेंट ने पे किए तो छूट नहीं मिलेगी। म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ अर्लियर ईयर पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर शैल अलाउड इन करंट ईयर। अगर आपने पिछले सालों का म्युनिसिपल टैक्स करंट ईयर में पे किया तो उसकी भी आप छूट ले सकते हो। थर्ड पॉइंट, एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड नॉट अलाउड डिडक्शन इन करंट ईयर। याद रहे, अगर आने वाले सालों का म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो तो उसकी छूट करंट ईयर में नहीं मिलेगी, पिछला पे किया तो उसकी छूट मिल जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन बट एक्चुअली पेड। अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स आउटसाइड इंडिया पे किया है उसकी भी छूट मिल जाएगी, बट इट मस्ट बी एक्चुअली पेड। ठीक है, चलिए मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये जो आपको इंटरेस्ट की छूट मिल रही है बोरोड कैपिटल पे, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट, लोन शैल बी, यानी कि जो आपने बोरोइंग की है वो किस पर्पस से होनी चाहिए? लोन शैल बी टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। 1 2 3 4 5, इन 5 पर्पस के लिए अगर आपने लोन लिया है और उस पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो आप उसको डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें MCQ में पूछ ली जाती है और बड़े बड़े क्वेश्चन में भी ये छोटी छोटी बातें काम आती है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट शैल बी अलाउड ऑन ड्यू बेसिस यानी एक्रूअल बेसिस। मतलब पिछला अगर इंटरेस्ट दिया है उसकी छूट नहीं मिलेगी, एडवांस इंटरेस्ट दिया है
उसकी छूट नहीं मिलेगी। अगर आपने कैश में नहीं पे किया करंट ईयर में तो भी छूट मिल जाएगी, बट वो इंटरेस्ट करंट ईयर का होना चाहिए, यानी कि ड्यू बेसिस पर छूट मिलेगी। थर्ड पॉइंट, नो डिडक्शन फॉर प्रोसेसिंग फी, फाइल चार्ज, ब्रोकरेज, कमीशन। प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज, ब्रोकरेज, कमीशन की कोई भी छूट नहीं मिलेगी। क्वेश्चन में अगर गिवन है तो प्लीज आप उसको फुल्ली इग्नोर करेंगे। फोर्थ पॉइंट, नो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ब्याज पे अगर ब्याज दिया तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। आपका जो ओरिजिनल इंटरेस्ट है सिर्फ उसकी छूट मिलेगी। पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन इफ टीडीएस मेड और देयर इज एन एजेंट इन इंडिया। आपने अगर बोरोइंग बाहर से ली है तो आपको उस पे इंटरेस्ट जो दिया उसकी छूट मिल जाएगी, बट आपने टीडीएस काटा हो तभी, या फिर जिसको आपने इंटरेस्ट दिया है उसका एजेंट इंडिया में है और उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, उससे हमारी बातचीत होती रहती है, तो भी आपको उस इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी। 6 पॉइंट, नो अदर एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग शैल बी अलाउड। आपने बिल्डिंग में कुछ ही खर्चा किया हो, कोई टूटी टूट गई हो उसको सही करवाया हो, कोई गेट खराब हो गया हो उसको सही करवाया हो, किसी भी खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। बस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एक बार मिल गई, उसके बाद आपको किसी भी चीज की छूट नहीं मिलेगी। चाहे खर्चा 1 रुपए का किया हो, चाहे खर्चा 10,000 रुपए का किया हो, चाहे खर्चा 1 लाख का किया हो, किसी भी एक्सपेंस की छूट नहीं मिलेगी। 7 पॉइंट, इफ एनएवी इज नेगेटिव, मतलब अगर एनएवी आपकी नेगेटिव आती है तो कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम मत करना, वरना आंसर गलत हो जाएगा और मार्क्स नहीं मिलेगी। एनएवी नेगेटिव कैसे होती है, अगर जीएवी आपका 10,000 है और जो आपने टैक्सेस पे किए वो 15,000 है तो आपकी नेगेटिव एनएवी आ जाएगी। फिर फर्दर आप कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मत लेना। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल आप ले सकते हो, पर आप नेगेटिव पर कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मत लेना। जितनी बात बोल रहा हूं उनको ही याद रखना, आपका सारा हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ जीएवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप मत होना। ग्रोस एनुअल वैल्यू को कैसे निकाले, आइए देखते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, और एक्चुअल रेंट रिसीव, जो भी आपको रिसीव हुआ ये भी गिवन होगा। इनमें जो भी हायर होगा वो क्या होगा, जीएवी। अब मुद्दा आता है ये एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट होता है, तो फेयर रेंटल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी और म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। इन दोनों में जो हायर होगा उसको फर्दर कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। देन दिस हायर वैल्यू शैल बी कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट एंड लोअर विल बी द एक्सपेक्टेड रेंट। तो जो ये हायर अमाउंट आया है इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे और लोअर आपकी फाइनल फिगर बनेगी किसकी, एक्सपेक्टेड रेंट की। तो ये जीएवी निकालते वक्त बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप मत होना। क्या करना है आपको, एक बार दोबारा बताता हूं। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव में हायर अमाउंट आपको लेना है, बट जो ये एक्सपेक्टेड रेंट है ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लेंगे एफआरवी यानी फेयर रेंटल वैल्यू, उसको म्युनिसिपल वैल्यू से कंपेयर करेंगे और जो हायर होगा उसको फर्दर कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में जो लोअर होगा वो आपका बनेगा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, चलिए आप देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आप अपने खुद के घर में रहते हो फिर भी इनकम अंडर द हेड
हाउस प्रॉपर्टी आप क्लेम कर सकते हो फॉर बेटर टैक्स प्लानिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, किराया जीरो, म्युनिसिपल टैक्स की छूट नहीं मिलती, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती। पर अगर आपने खुद के घर पे लोन ले रखा है ना, और उस पे जो आप ब्याज भर रहे हो उसकी छूट मिल जाती है, तो आपकी इनकम नेगेटिव हो जाती है और दूसरी इनकम से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आप अपने खुद के घर में रहते हो और आपके अकाउंटेंट ने आपको ये बात नहीं बताई, तो आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो टैक्सेबिलिटी देखते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की कैसे निकलती है। जीएवी इस केस में जीरो होगा, रेंट कोई नहीं मिलेगा, म्युनिसिपल टैक्स की छूट नहीं मिलेगी बिकॉज इट इज नाउ पर्सनल एक्सपेंस, और पर्सनल खर्चे की छूट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहीं पर भी नहीं मिलती। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग आपको मिलेगा, एक लिमिट है 30,000 पर एनम, 2 लाख पर एनम। अगर आपने कुछ कंडीशन को पूरा कर दिया तो अप टू 2 लाख की आप छूट ले सकते हो ब्याज की, वरना आप मैक्सिमम 30,000 की ही छूट ले सकते हो। वे कुछ कंडीशन क्या है आइए एक बार देखते हैं। डिडक्शन एट द रेट ₹2 लाख पर एनम shall be allowed only if following condition are fulfilled। नीचे दी गई सारी कंडीशन को पूरा करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, लोन टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ओनली। इन दो शब्दों को अपने दिल में बसा लेना। अगर लोन परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है तो ही आपको 2 लाख की छूट मिलेगी। आपने सोचा मेरे घर में सारे में टैल लगवा लेता हूं और बैंक से लोन ले लेता हूं, तो रिन्यूअल की, रिनोवेशन की कोई भी छूट नहीं मिलती। आपने अगर लोन नया खरीदने के लिए लिया है या फिर लोन पूरा मकान कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया है तो ही आपको छूट मिलेगी। लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। ये डेट याद रखना। अगर लोन आपने 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है तो आपको 2 लाख की छूट नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट, परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वॉज रेज। आपने जो लोन लिया है, लोन तो ले लिया पर 2 लाख की छूट तभी मिलेगी जब आपकी परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन 5 सालों में पूरी हो जानी चाहिए। ये 5 साल कहां से देखने हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, उस साल के आखिरी से जिस साल में आपने लोन लिया है। अगर आपने 2015-16 में लोन लिया था तो 2016-17 ऑनवर्ड 5 सालों में आपके घर बन जाना चाहिए या फिर आपकी परचेज हो जानी चाहिए। सर परचेज तो हैंड टू हैंड हो जाती है, नहीं, क्या पता जिससे आपने घर खरीदा हो वो फ्रॉड हो, आपके जो बिल्डर है उसने आपके साथ कोई फ्रॉड कर दिया, तो उस केस में लंबा समय लग जाता है परचेज करने में। या फिर एक घर जिससे आपने परचेज किया है वो अभी पूरी तरह बना नहीं है तो परचेज करने में भी टाइम लग जाता है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, हाउ वो डील अ केस वेयर ओनर ऑफ हाउस हैव मोर देन वन हाउस दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपके अगर एक से ज्यादा घर है और सारे घर में आप रहते हो, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाई है, तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी। यहाँ पे अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट क्या आई है, अब आप यानी एक असेसी किसी भी 2 घर को मान सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, और उन 2 घर की कंप्यूटेशन कैसी होगी, जैसे हमने अभी ऊपर सीखा। और बाकी घर की कंप्यूटेशन कैसी होगी, नॉर्मल, जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था। सो इन दिस केस एनी 2 हाउसेज ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रिमेनिंग हाउसेज शैल बी डीम्ड टू बी लेट आउट। और बाकी के घर हम क्या मान लेंगे कि आपने किराए पर चढ़ाए हैं,
चाहे वे खाली हो या फिर ना हो। इट मीन्स ओनर फ्रीली चूज एनी टू हाउसेज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड डू कैलकुलेशन एज ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओनर यानी असेसी के पास खुद की चॉइस है, किन्हीं भी दो घर को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। एंड वैल्यू ऑफ अदर हाउसेज शैल बी कंप्यूटेड नॉर्मली। तो आप 3 केस बनाएंगे, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अगर आपके पास 3 घर हैं तो केस कैसे बनेंगे? आप किसी भी 2 घर को क्या मान लो? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हाउस 1, हाउस 2 को हमने माना सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस 3 को हमने माना लेट आउट। तो तीनों की इनकम आ जाएगी। केस 2 क्या बनाएंगे? हाउस 1 को हमने माना लेट आउट और हाउस 2 और हाउस 3 को हमने माना सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इनकम आ जाएगी। फिर हाउस 1 को माना सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 2 को लेट आउट और हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इनकम आ जाएगी। और इनमें से जो भी लोअर होगा वो होगी फाइनल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। और अगर घर 3 से भी ज्यादा है तो आप ऐसे ही केस बना लेंगे, बट मैक्सिमम 2 ही घर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अनरियलाइज रेंट। आपको जो किराया नहीं मिला, क्या उस पर भी टैक्स लग जाएगा? नहीं। आइए एक बार पढ़ते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। अनरियलाइज रेंट शैल नॉट बी टैक्सेबल इफ डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी बाय हिज ओन और बाय इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनर। आपका टेनेंट घर खाली करके भाग गया या फिर आपने उससे अपना घर खाली करवा लिया, तो इस केस में अनरियलाइज रेंट टैक्सेबल नहीं होगा। डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट अ टेनेंट ऑफ अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सेम ओनर। जिसको आपने भगाया है वो आपका किराएदार नहीं होना चाहिए किसी दूसरी जगह। अगर है तो हम नहीं मानेंगे कि आपकी वसूली नहीं हुई, यानी आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। थर्ड, असेसी स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी और प्रोसीडिंग ओनर बिकम यूजलेस। मतलब असेसी ने यानी लैंडलॉर्ड ने क्या किया? कानूनी रास्ता अपनाया या फिर कानूनी रास्ता क्या हो गया? बेकार हो गया। तो इन तीनों केस में क्या होगा? अनरियलाइज रेंट टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपको किराया नहीं मिला उस पे टैक्स आप क्यों देंगे? चलिए, सो जीएवी शैल बी डिटरमाइंड एज, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट विच एवर इज हायर बट अप टू एक्सटेंड टू एक्सपेक्टेड रेंट। फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट में से, और इन दोनों में जो भी हायर होगा वो जीएवी बन जाएगा। बट जो ये हायर होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट को एक्सीड नहीं कर सकता, मतलब ये रुक जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट पे। अगर हायर सम 1 लाख आता है और एक्सपेक्टेड रेंट 90,000 है तो जीएवी क्या बन जाएगी आपकी? 90,000। ठीक है, बात क्लियर है। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है ये तो हम सीख चुके हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड ऑब्लिक एरियर रेंट इफ नॉट टैक्स्ड अर्लियर। आपको अनरियलाइज रेंट मिला है, जो किराया मर गया था आपको वो वापस मिल गया, या फिर पिछला बकाया किराया मिला है जो पिछले सालों में टैक्सेबल नहीं हुआ था। याद रहे, अगर बकाया किराया ड्यू बेसिस पर पिछले साल में टैक्सेबल हो गया तो करंट ईयर में टैक्सेबल मत करना। तो क्या होगा? रिकवरी ऑफ दिस रेंट शैल बी टैक्सेबल एंड 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी अलाउड इन करंट ईयर। तो जो किराया आया है उसको आने दो, उसमें से 30% की छूट ले लेना और बाकी पर आपको टैक्स देना है।
सिर्फ 30% की छूट मिलेगी और किसी भी चीज की छूट नहीं मिलेगी। टैक्स शैल बी इम्पोजेबल इफ प्रीवियस ओनर नोट अ ओनर इन करंट ईयर। आपने मकान बेच दिया, पर जिसको मकान बेचा उसको अगर किराया मिला तो भी टैक्स लगेगा, चाहे वो पिछले साल में ओनर नहीं था। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी विच इज वैकेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पर्पस, यानी एंगेज इन अदर सिटीज। आप तो बंबई में काम करते हो, पर आपका घर तो दिल्ली में है और वो पूरे साल खाली पड़ा रहा, आपने उसको किराए पर नहीं चढ़ाया, फिर भी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन होगी। और वो कैलकुलेशन क्या होगी, आइए एक बार देखते हैं। इन दिस केस सच प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज वी लर्न, प्रोवाइडेड दैट सच प्रॉपर्टी नॉट बी एक्चुअली लेट आउट। तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और सारी कैलकुलेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के तरीके से हो जाएगी। बट एक कंडीशन है, अगर आपने इसको किराए पर चढ़ाया ना और फिर भी खाली है तो हम इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानेंगे, हम इसको लेट आउट मानेंगे। इसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस होगा और सारी कंप्यूटेशन नॉर्मली हो जाएगी। टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी वैकेंट थ्रू आउट द ईयर। अब हम देखने जा रहे हैं जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी बिल्डिंग है, जो आपकी दुकान है, पूरे साल खाली पड़ी रही, तो इस केस में इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकलेगा। तो इस केस में क्या होगा, जीएवी ओब्लिक एनएवी हो जाएगी 0। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर अलाउस एज डिडक्शन, जो भी म्युनिसिपल टैक्स पे किए है उसकी आपको छूट मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ऑन ड्यू बेसिस शैल ऑल्सो अलाउज एज डिडक्शन, और इंटरेस्ट की भी छूट मिल जाएगी। पर अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाई होता तो सारी कंप्यूटेशन सेल्फ ऑक्यूपाई के तरीके से हो जाती। सर जब किराया नहीं मिल रहा तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो इनकम क्या बन सकती है, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और आपके टैक्स कम में ये मदद कर सकती है। यानी अगर आपकी बिजनेस से इनकम है तो आप इस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को वहां से माइनस करा लेना और आपका टैक्स कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मतलब घर तो आपका बना 2020-21 में, पर आपने तो लोन बहुत पुराने से लिया हुआ था, पिछले साल पता नहीं आपने 4-5 साल पहले लोन लिया था, अभी तक कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई, बहुत तरीके आजमाए, उसके बाद 20-21 में आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई है। तो इस केस में क्या होगा, डिडक्शन मिलेगी आपको इंटरेस्ट की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो आइए एक बार देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड shall be allowed in 5 equal installment starting from the year in which construction oblique purchase is completed। यहाँ पर भी दो कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्शन ओब्लिक परचेज, सिर्फ इनकी छूट मिलेगी। तो जो भी आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है उसकी छूट मिल जाएगी 5 इंस्टॉलमेंट में। वे 5 इंस्टॉलमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन या आपकी परचेज पूरी हो गई उस साल से लेके आप फर्दर 4 साल तक, यानी 1 साल तो वो हो गया जिस साल में कंस्ट्रक्शन और परचेज पूरी हुई, और 4 और साल यानी 5 साल में आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पे जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसकी छूट ले सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से स्टार्ट होगा। इट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग द लोन। क्या लिखा है,
डेट ऑफ द टेकिंग ऑफ द लोन एंड ऑन 31 मार्च प्रीसीडिंग द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक परचेज इज कंप्लीटेड। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम ये तो पता लगा लेते हैं कि स्टार्ट ऑफ डेट क्या है, यानी जिस डेट को आपने लोन लिया, पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म कब होगा? 31 मार्च को। कौन सी 31 मार्च? जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन और परचेज पूरा हुआ ना, उस साल से पिछली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 2021 को पूरा हुआ ना, तो 31 मार्च आपको कौन सी लेनी है? पिछले साल की, यानी 31 मार्च 2020। सिमिलरली, अगर आपका कंस्ट्रक्शन 30 मार्च या फिर मैं तो कहता हूं 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ ना, तो 31 मार्च कौन सी लेनी है? पिछले साल की, यानी 31 मार्च 2020। ठीक है, वो होगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और वो आप मंथ में कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2012, यानी कि 2012-13 में आपने लोन लिया ऑफ ₹5 लाख एट द रेट 10%। कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक परचेज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि आपका 2021। तो आपको 31 मार्च कौन सी लेनी है? पिछले साल की, यानी कि 19-20 की। और 19-20 की 31 मार्च कब आएगी? 31 मार्च 2020। तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2020 को। तो आपका जो टेन्योर बैठा, 9 महीने आपके 12-13 के, और 7 साल आपके 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, और 7 साल आपके ये हो गए। टोटल आपके 93 महीने हो गए। अब इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 5 लाख, यानी कि 5 लाख का लोन लिया 10% के हिसाब से, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना वो निकाल लेंगे, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई? 3,87,500। और ये किस साल से मिलेगी? जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक परचेज कंप्लीटेड। और वो किस साल में पूरा हुआ? आपका 2021 में। तो 2021 में छूट मिलेगी, 21-22 में मिलेगी, 22-23 में मिलेगी, 23-24 में मिलेगी, और 24-25 तक आपको छूट मिलेगी। कितने की? 387,500, 387,500। और इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट भी होता है कंप्लीट। कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और इसी के साथ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का कैप्सूल होता है खत्म। ओके, थैंक यू सो मच।